हेलो एवरीवन, मैं अनुज सिंह पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको जजिया कर की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह लेक्चर जजिया कर पर आधारित है। इसमें आपको जजिया कर सबसे पहले कहां पर लागू किया गया, भारत में कब लागू किया गया, किसने किया और बाद में किन किन शासकों ने इसे लागू किया और हटाया गया। ठीक है, तो यह जो आज का लेक्चर होगा इन्हीं टॉपिक्स पर आपका पूरी तरह बेस्ड है। आपको जजिया कर की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस होती है उनका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की या लेक्चर की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं, इसको शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जजिया कर होता क्या है। देखिए, ये भी एक प्रकार से टैक्स हैं। जैसे राजा बाकी टैक्स वसूल करते थे, ठीक है, वो खेती से टैक्स वसूल करते थे, वो घरों से टैक्स वसूल करते थे, अनेक प्रकार से प्राचीन टाइम पर टैक्स वसूले जाते थे। तो वैसे ही जजिया कर है। दरअसल जजिया कर अपने आप में स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो टैक्स है ये धर्म के आधार पर लागू किया गया था। अर्थात चूँकि ये जो टैक्स इस्लाम के शासकों ने लागू किया तो उनके राज्य में जो प्रजा इस्लाम को नहीं मानती थी या बाकी किसी भी धर्म से संबंधित होती थी बजाय इस्लाम के, तो बाकी धर्मों के लोगों से ये टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, चूँकि जो इस्लामिक शासक थे वो अक्सर देखने में यह आता है कि उन्होंने अपने राज्यों में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो वो मानते थे कि जो उनका राज्य है वो इस्लामी राज्य है, अर्थात वहाँ पर इस्लाम से संबंधित लोगों को ही रहने की अनुमति है। अब अगर कोई व्यक्ति, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके राज्य में रहेगा जो गैर मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या बाकी किसी भी प्राचीन धर्म की आप बात कर सकते हैं, अगर इस्लामिक राज्य के किसी शासक के अंदर कोई गैर धर्म का व्यक्ति रहता था तो उससे ये टैक्स वसूला जाता था। ठीक है, इस टैक्स को देने के बाद ही बाकी धर्मों के लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म के अनुसार रह सकते थे, इसलिए ये टैक्स उन्हें देना पड़ता था। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले जजिया कहाँ पर लागू किया गया। तो देखिए, भारत में जजिया कर शुरुआत में लागू नहीं किया गया। शुरुआत में ये लागू किया गया था पश्चिमी एशिया के देशों में जहाँ पर यहूदी और ईसाई लोग रहते थे। तो सबसे पहले ये जो टैक्स लिया गया ये यहूदियों और ईसाइयों से लिया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत में कब आया। तो इसमें जो सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ। ये भारत पर अरबों का पहला आक्रमण था जो सिंध और मुल्तान पर किया गया। दरअसल ये मोहम्मद बिन कासिम उम्मैद खलीफा का सेनापति माना जाता था। ठीक है, तो इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ पर सबसे पहले इसने सिंध में, सिंध का एक प्रांत है देवल, वहाँ पर इस टैक्स को वसूल किया। लेकिन शुरुआत में ये सभी लोगों से नहीं वसूल किया गया। देखिए, यहाँ पर वर्णों की जो व्यवस्था थी उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में जो टॉप पर ब्राह्मण रहते थे उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। और साथ ही साथ जो व्यक्ति बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, अर्थात जो व्यक्ति अपंग होते थे, तो अपंग कैटेगरी से या अपंग लोगों से भी ये टैक्स वसूल नहीं किया जाता था। इस प्रकार ब्राह्मण और अपंग इस टैक्स से मुक्त थे। अब उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आती है। सल्तनत में तुगलकों का शासन आता है। तो दोस्तों, तुगलकों के टाइम पर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का प्रसार हुआ और ये टैक्स बराबर वसूला जाता रहा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन 1325 से 1351 तक चला, उसके बाद यहाँ पर जो शासक बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। ये भी आपको याद रखना होगा, फिरोज शाह तुगलक ही पहला सुल्तान था जिसने ये टैक्स ब्राह्मणों पर लगाया था। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक ब्राह्मणों ने ये कभी टैक्स दिया नहीं। ठीक है, बाकी प्रजा पर यह टैक्स लागू रहा। क्लियर। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी आएंगे। ठीक है, खिलजियों के टाइम पर भी दिल्ली सल्तनत का काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर प्रसार हुआ। अब इसमें एक आपको बात ध्यान रखनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसे बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम माना जाता है, तो उसने ये जो जजिया है और खराज, ठीक है, ये जो लोग नहीं दे पाते थे उन्हें गुलाम बनाने का कानून भी बनाया था। अर्थात जो लोग ये टैक्स नहीं दे पाते थे उनको गुलाम बनाकर बाकी शहरों में बेच दिया जाता था। ठीक है,
इसी टाइम के एक इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि उस समय के जो काजी थे उन्होंने अलाउद्दीन को यह सलाह दी थी कि इस्लाम की ज़रूरत है, हिंदुओं पर जजिया लगाया जाए और न केवल इसे कर के रूप में लगाया जाए बल्कि ज़बरदस्ती वसूल भी किया जाए, जो कि सुल्तान का मजहबी फ़र्ज है। ठीक है, तो ऐसा बर्नी ने इसके बारे में लिखा है, खिलजियों के समय के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइम आगे बीतता रहता है। उसके बाद यहाँ पर लोधी आते हैं। लोधियों के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है। दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद यहाँ पर मुग़ल आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टैक्स है ये कंटिन्यू वसूल किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर मुस्लिमों का शासन था। ठीक है, उसके बाद मुग़ल सत्ता में एक शासक आता है जिसका नाम है अकबर। अकबर पहला शासक था जिसने इस कर को सभी के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये कुछ दिन तक रहा, अच्छे शासकों की नीतियाँ रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही औरंगजेब यहाँ पर आता है, तो औरंगजेब चूँकि बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम था, उसने भारत में बहुत सारे मुस्लिम जो मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दिया था, जिसमें काशी विश्वनाथ है, जिसमें सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, तो इस प्रकार के अनेकों मंदिर उसने तुड़वाए। अब इस टैक्स को औरंगजेब ने एक बार फिर से लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा कि मेवाड़ जो राज्य था राजस्थान का, वहाँ पर जजिया उस समय नहीं लगाया गया था। अर्थात औरंगजेब का जहाँ जहाँ तक शासन था वहाँ पर जजिया लगाया गया था, लेकिन मेवाड़ को इससे मुक्त रखा गया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें कि औरंगजेब का जो साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य था, तो उस समय बताया जाता है कि मुग़ल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, जिनमें से 14 प्रांत उत्तर भारत में थे और 6 प्रांत दक्षिण भारत में थे। अगर इन 21 प्रांतों को हम और अधिक देखें तो 14 सूबे उत्तर भारत में, 6 सूबे दक्षिण भारत में और 1 सूबा इनमें अफगानिस्तान माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था और जहाँ पर ये जजिया वसूला जा रहा था। इसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह प्रथम के टाइम पर ये कंटिन्यू चलता रहा, जहांगीर शाह के टाइम पर कंटिन्यू चलता रहा, लेकिन फर्रुखशेर के टाइम पर एक बड़ा बदलाव आया। उसने शासक बनते ही इसे समाप्त कर दिया। अब चूंकि हम जो देखते हैं ये वो समय था जब मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर था। अर्थात अब जो मुग़ल शासक थे वो लगभग कठपुतली की तरह सत्ता में बिठाए जा रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों फर्रुखशेर को बहुत ज़्यादा दिन तक इसने सत्ता नहीं की। ठीक है, इसका जो शासन माना जाता है वो जल्दी समाप्त हो गया था। क्लियर, क्योंकि जो सैयद बंधु और हुसैन अली, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दोनों सैयद बंधु थे, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली में एक संधि की और मराठों की सैन्य सहायता लेकर फर्रुखशेर को सत्ता से हटा दिया था। ठीक है, इसे अंधा कर दिया था। क्लियर, और अंधा करने के 10 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम था और ये एकमात्र मुग़ल शासक था जिसकी इस प्रकार से हत्या की गई थी। ठीक है, अब जजिया के बारे में जो हम इतिहास यहाँ से आगे पढ़ते हैं तो उसमें मोहम्मद शाह के टाइम तक जजिया पूरी तरह से वसूलना बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा जजिया का इतिहास था कि जजिया कहाँ से सबसे पहले वसूल किया गया, भारत में कब वसूल किया गया और उसके बाद लास्ट तक कब तक वसूल किया जाता रहा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। देखिए जजिया क्या है, गैर धार्मिक कर है। सबसे पहले ये यहूदी और ईसाइयों से वसूल किया गया। भारत में सबसे पहले इसे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लागू किया था। उसके बाद यह लगातार वसूल किया जाता रहा। शुरुआत में अपंग और ब्राह्मण इसकी कैटेगरी से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों को भी ये टैक्स देने के लिए मजबूर किया था और माना यह जाता है कि इसके टाइम पर ब्राह्मणों ने इस बात का काफ़ी विरोध भी किया था। दिल्ली में ये विरोध हुआ था लेकिन सुल्तान ने इस बात को नकार दिया और ये टैक्स ब्राह्मणों पर लागू कर दिया। ठीक है, उसके बाद अकबर के टाइम पर जब मुग़ल यहाँ पर आए तो मुग़लों के टाइम पर इसको पूरी तरह समाप्त किया गया, लेकिन जल्दी ही इसको लागू कर दिया गया और औरंगजेब के टाइम पर यह पूरी तरह से लिया जाता रहा मेवाड़ को छोड़कर। ठीक है, फिर जब मुग़ल कमज़ोर हो गए और मराठे ताकतवर हो रहे थे, आक्रमण बढ़ते जा रहे थे, तो उसके बाद फर्रुखशेर ने इस जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन जल्दी ही लागू कर दिया गया और मोहम्मद शाह के टाइम पर जजिया पूरी तरह से बंद हो गया था। ठीक है, तो ये जजिया की पूरी हिस्ट्री थी जिसमें आपने देखा होगा कि जजिया कब, किससे, कैसे कैसे वसूल किया गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है अनु सिंह पाल, मेरे नाम से है। लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब जो हमारा चैनल है यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट, और जो इंस्टाग्राम चैनल है वो भी यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट के नाम से है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा लाइव सेशन है वो सुबह के टाइम पर लगातार जारी रहेगा, चलता रहेगा, जहाँ पर अभी हम एनसीईआरटी को समाप्त कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ऑफलाइन सेशन है इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं, कहीं पर आपको समस्या हो रही है अपने सिलेबस में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी छोटी छोटी वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।